एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th की स्ट्रैटेजी के बारे में कि आप लोगों को क्लास 11th की प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है फॉर दिस ईयर। तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि क्लास 11th को ना सीरियसली लेते ही नहीं हैं। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपने PCM ले रखी है या फिर PCB, तो आप लोगों को तो सबसे ज़्यादा सीरियस होना ही है, क्योंकि आगे चल के मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं या तो IIT JEE देते हैं या फिर नीट का एग्जाम देते हैं, और इन दोनों ही एग्जाम्स में क्लास 11th के चैप्टर्स भी आते हैं। तो क्लास 12th के जस्ट बाद आप JEE या नीट दे रहे होगे। क्लास 11th अगर आपने अच्छे से पढ़ी ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, और ये चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ी ही नहीं हैं तो कैसे आप जस्ट क्लास 12th के बाद एक्सपेक्ट करोगे कि हम ये एग्जाम्स जो कि इतने टफ हैं इनको क्रैक कर लेंगे। दैट्स नॉट एट ऑल प्रैक्टिकली पॉसिबल, है ना। तो इसीलिए हमें 11th से ही बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हम लोगों को हो जाना है क्लास 11th को लेके। स्पेशली मैं बता रही हूं अगर आपने PCM या फिर PCB ले रखी है तो, ठीक है। बहुत सारे बच्चे CUET का भी एग्जाम देते हैं। अगर आप लोगों को जो हमारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप कॉलेजेस हैं, उनमें एडमिशन चाहिए है तो हमारा एक एंट्रेंस एग्जाम होता है CUET, ठीक है। तो यहाँ पर तो सिर्फ क्लास 12th का ही हमारा जो सिलेबस है वो आता है, मतलब अभी तक तो क्लास 12th का ही आता है। मे बी इन द फ्यूचर कोई चेंजेस हों, बट अभी के लिए क्लास 12th का ही सिलेबस आता है। बट यहाँ पर क्लास 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने PCM PCB ले रखी है, आगे चल के आप सोच रहे हो कि हम ये एग्जाम्स देंगे, सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इस क्लास 11th की जर्नी को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लो। उसके बाद देखो, रेगुलर एंड कंसिस्टेंट स्टडी शेड्यूल। ऐसा नहीं है कि बस आज पढ़ा उसके बाद एक हफ्ते तक गायब हो गए, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, घूमने जा रहे हो, ऐश चल रहे हैं, ये सब नहीं चलेगा। आपको पहले तो रेगुलरली स्टडी करना है, ठीक है, डेली बेसिस पे, और कंसिस्टेंटली आपको पढ़ते रहना है। एक प्रॉपर शेड्यूल आपको बनाना है, ठीक है। जैसे ऑब्वियसली हम लोग स्कूल तो जाते हैं, तो स्कूल लेट्स सपोज मेरा है 9 to 4, ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया। अब 8 बजे से 9 बजे तक जो भी हमारा काम है, ट्रैवल है स्कूल तक जाने का, वो हो गया, ठीक है। तो चलो 8 से 4 मैंने मान लिया, या इसको भी हम थोड़ा कंसिडर करें तो 4:30 तक मान लो आप घर पहुंच जाते हो। तो उसके बाद हमारे पास जो टाइम है, जितना भी टाइम है, उसमें आप क्या कर रहे हो? आप स्कूल तो हो गया हमारा, ठीक है, फिर कोचिंग जा रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, किसी बैच में एनरोल्ड हो, क्या है आपका पूरा शेड्यूल, इसको ना लिखो प्रॉपरली। टाइम टेबल एज सच नहीं कि 6:30 से 7:30 मेरे को यही करना है ऑब्वियसली, फिर एग्जैक्टली मैंने सिर्फ 10 सेकंड नहीं, एक्चुअली 10 मिनट का ही ब्रेक लेना है, ऐसा नहीं बनाना है। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली उसको फॉलो नहीं करना है। मतलब ऐसा कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्टली हर टाइम टेबल फॉलो हो जाता होगा कि अगर मैंने लिखा है 10 मिनट का ब्रेक तो 10 मिनट का ही होगा। मान लो मम्मी ने कहीं भेज दिया तो 10 मिनट का नहीं रहा, तो स्ट्रिक्टली तो 100% तो कोई भी टाइम टेबल फॉलो हो ही नहीं सकता है, किसी का आज तक नहीं हुआ है। अगर कोई कह रहा है कि हमने 100% फॉलो करा तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, आपको अच्छे से फॉलो करना है, बट ये कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। आपको स्पेसिफिकली ये नहीं लिखना है कि 10 मिनट, मेरे को सिर्फ 10 मिनट का ही ब्रेक लेना है या सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेना है, नहीं। आपको डिसाइड करना है कि आज मंडे है तो आज मुझे क्या पढ़ना है। अब ऑब्वियसली ये भी चेंज हो सकता है। मान लो दूसरे दिन केमिस्ट्री का एग्जाम है या केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो मैं पहले दिन फिजिक्स तो पढ़ूंगी नहीं, चाहे मेरे शेड्यूल में फिजिक्स ही क्यों ना लिखा हो, उस दिन पूरे दिन ही मैं केमिस्ट्री पढ़ूंगी, है ना। तो यही चीज़ आपको देखनी है कि यहाँ पर जो भी टाइम टेबल होता है उसमें चेंजेस आते रहते हैं, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं। कई दिन हमें शादी में जाना होगा, किसी फंक्शन में जाना होगा, स्कूल का कोई इवेंट होगा, तो वहाँ पर ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। बट हाँ, आपको बनाना ज़रूर है कि अगर मैं घर पहुँच गई हूँ इतने बजे से इतने बजे तक, उसके बाद मुझे क्या करना है। मैं फ्रेशन अप हुई, मैंने खाना वाना खाया, उसके बाद मैं बैठ गई, ठीक है। मैं ट्यूशन गई, लेट्स सपोज ट्यूशन गई, उसके बाद मैं घर आई, उसके बाद मैंने क्या करा, होमवर्क भी होगा हमारा, आधे से ज़्यादा टाइम तो होमवर्क, असाइनमेंट्स, इन सब में निकल जाता है, तो इनका भी टाइम हमें फिक्स रखना है। फिर सेल्फ स्टडी पे हमें फोकस करना है। सेल्फ स्टडी और जो एक्चुअल स्टडी हम कर रहे होते हैं कोचिंग वगैरह में, वो सब डिफरेंट होती हैं। कोचिंग में जब आप पढ़ रहे हो तो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, फिर आप जब घर आ रहे हो उस चीज़ को रिवाइज कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, दैट इज व्हाट सेल्फ स्टडी इज, ठीक है।
चलो, तो ये चीजें आई होप यार क्लियर हो गई होंगी। आपको कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। स्कूल से अगर आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि स्कूल में टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो कंप्लीट फोकस मेरा स्कूल पे ही रहेगा, तो कोई भी क्लास मिस मत करना। और अगर मिस गलती से हो भी जा रही है तो प्रॉपर नोट्स उसी दिन के उसी दिन आपके पास होने चाहिए। दोस्त होंगे स्कूल में, उनसे मांगो, बट कोई भी क्लास पहले तो मिस मत करो। मिस अगर हो भी जा रही है तो नोट्स आपके पास प्रॉपरली उस क्लास के होने चाहिए, और वो लेक्चर जो भी मिस हुआ है, जो भी टॉपिक मिस हुआ है, फिर यूट्यूब से आके पढ़ लो, ठीक है। और इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, इनमें से कोई प्रॉपर चीज़ें डिसाइड कर लो कि स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में तो हम पढ़ेंगे ही ऑब्वियसली, है ना। इतना ज़्यादा टाइम ये जो हम दे रहे हैं स्कूल में, ऐसा तो है नहीं कि हाँ बस मस्ती करेंगे, पढ़ेंगे हम वहाँ भी, तो स्कूल से पढ़ रहे हैं। स्कूल के अलावा क्या आपको ट्यूशन जाना है या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली जेईई या नीट का ज्वाइन करना है, यूट्यूब से पढ़ना है, या फिर किसी बैच में, ऑनलाइन बैच में एनरोल करना है, ठीक है। वैसे मेरे हिसाब से ऑनलाइन बैचेस आर मच बेटर, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। ट्यूशन कोचिंग जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है, थोड़ा सा घूम लेते हैं, चलो आज ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, टाइम वेस्ट मुझे यहाँ ज़्यादा लगता है। तो मैं कभी ट्यूशन्स नहीं गई, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। हार्डली मैं लाइक 1 महीने चले जाती थी पूरे साल में, जस्ट बिकॉज मेरे को मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं चाहती थी मैं उसको और स्ट्रॉन्ग करूं, तो सिर्फ मैं मैथ्स के लिए ट्यूशन लगा लेती थी और किसी सब्जेक्ट का ट्यूशन मैंने कभी लगाया ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है, तो ऑनलाइन बैचेस को आप लोग प्रेफर कर सकते हो, बट अगेन इट इज़ योर चॉइस। मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था मैं काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं एक्चुअल में बहुत ज़्यादा उस टाइम पे डिसिप्लिन्ड थी, मतलब मैं आसानी से ऑनलाइन पढ़ सकती थी। मेरे को ट्यूशन्स में जो ऐसा लगता था मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बट इट डिपेंड्स, ठीक है, कि कौन सा बच्चा कैसा है। कई बच्चे ऐसे होंगे जो ऑनलाइन बस रील स्क्रॉल कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ वो नहीं पढ़ सकते हैं, है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से फ़ोन से अगर वो पढ़ रहे हैं तो फिर वो रील में लैंड कर ही जाएंगे। तो अगर डिसिप्लिन बनाना है तो ऑफलाइन इज़ बेटर फॉर यू, सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। तो हम लोगों का यार एक बैच भी है, अमृत बैच, दिस इज फॉर क्लास 11 साइंस स्ट्रीम, पीसीएम एज वेल एज जो भी पीसीबी के बच्चे हैं वो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का बैच है, जहाँ पर इतने सारे फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर हमारे ये सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो, मैथ्स एंड इंग्लिश, ठीक है। ये हमने लेटेस्ट अभी ऐड कर रखा है। 2 हमारी मैम हैं जो कि आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पीसीएम और पीसीबी दोनों बच्चे इस बैच को खरीद सकते हैं। इसका प्राइस हमने बहुत ही कम रखा है, दिस इज जस्ट 749। तो कोई भी बच्चा अगर घर बैठे अच्छे से पढ़ना चाहता है, इवन ये लाइव नहीं है तो बातों में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप डाउनलोड करके आप 1.5x स्पीड में भी देख सकते हो, क्योंकि ये सारे जो लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड हैं, ठीक है। ये कोड यूज कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। May 15 इज द कोड, ठीक है। ये कोड लगाओगे तो 749 रुपीज़ ही आपको पे करने होंगे। पूरे साल का बैच आपको सिर्फ इतने प्राइस में मिल रहा है। ये वन ऑफ द लीस्ट प्राइस है, आप कहीं भी जाके पता करो कोई भी ऑनलाइन बैच में, दिस इज द लीस्ट प्राइस। तो आप लोग अगर एनरोल करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस बैच में अपने लिए कर सकते हो, ठीक है। अब कोई भी ना आपके बैकलॉग नहीं रहने चाहिए। बैकलॉग क्या होते हैं कि स्कूल में 3 चैप्टर हो गए हैं, मेरा पहला चैप्टर ही खत्म नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है मेरा फोकस वहां पर होगा ही नहीं। क्या पता ऐसा हो कि 4th चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट आ रहा हो वो 1st चैप्टर या 2nd चैप्टर में ही हो। जब तक आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो आपको 4th चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो बैकलॉग मत रखना, ठीक है। बैकलॉग से उभरने के लिए, ठीक है, वीकेंड सबसे बढ़िया रहते हैं। कि अगर मान लो मैं थोड़ा सा पीछे चल रही हूँ, स्कूल में 4th चैप्टर चल रहा है और मैं अभी 2nd पे ही हूँ, तो मैं वीकेंड में क्या करूंगी, ये जो मेरा बैकलॉग है, जो 2nd और 3rd चैप्टर मेरे बच गए हैं, उनको मैं वीकेंड में कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली करनी है, बैकलॉग्स मत रखना, क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा लोड आप पे पड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो, कोई भी लेक्चर आप देख रहे हो, मान लो स्कूल में आप देख रहे हो या फिर यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बैच में पढ़ रहे हो, जहाँ से भी पढ़ रहे हो, कोई भी लेक्चर आपने अटेंड करा, उसके बाद क्या करना है, घर आए, आपने ऑब्वियसली जब भी आप पढ़ रहे थे कुछ अपने रफ नोट्स बनाए होंगे, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो रफली लिख ली होंगी। आप घर आए, आपने एनसीईआरटी खोली, उस टॉपिक को देखा, उस टॉपिक को पढ़ा, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही हैं अंडरलाइन कर दी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी भी हैं तो साइड में लिख भी दी। कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी से हमको समझ में नहीं आते हैं, तो हम क्या करें, तो हम जाएंगे रेफरेंस बुक पे।
रेफरेंस बुक से हम उन टॉपिक्स को अच्छे से समझ लेंगे। फिर हम अपने नोट्स बनाएंगे इन दोनों बुक्स की हेल्प से। जहां भी सिंपल लैंग्वेज आपको दिख रही है उसकी हेल्प से नोट्स बनाओ, और जो नोट्स है ना हमेशा हैंड रिटन रखना, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो बेस्ट रहते हैं। हैंड रिटन नोट्स बनाओ एंड ये हमारे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए एंड खुद की लैंग्वेज में होने चाहिए। ठीक है, खुद की लैंग्वेज मतलब जिस तरीके से मुझे समझ में आता है कि मैंने क्या चीज़ लिख रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ गई। क्विकली अगर आप लोगों को रिवीजन करना है तो उसके लिए यार नोट सबसे ज़्यादा बढ़िया रहते हैं। लास्ट मोमेंट पे अगर दूसरे दिन मेरा एग्जाम है ना, मैं पूरी बुक नहीं खोल सकती हूँ। एनसीईआरटी, रेफरेंस, फलाना ढिमकाना, जितनी हमारे पास बुक्स होती है सारी नहीं खोल सकती हूँ ना, तो लास्ट मोमेंट पे हम क्या करते हैं, अपने ही नोट्स को रिवाइज करते हैं। ठीक है, और इवन जैसे आपने लेक्चर सबसे पहले अटेंड करा, फिर आपने क्या करा, ये सारी चीज़ें करी, नोट्स बनाए, नोट्स को एक बार क्विकली रिवाइज करो उसके बाद भी कि क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी हैं, क्या मुझे चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। तो इस तरीके से आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक है, चलो अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। टेस्ट और वर्कशीट्स ये भी आपको करनी है, टेस्ट देने हैं। मान लो स्कूल में हो रहे हैं, कोचिंग में हो रहे हैं, जहां भी हो रहे हैं, ऑनलाइन आपको टेस्ट मिल रहे हैं, ज़रूर दो, क्योंकि टेस्ट यार आपको बताते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन चल रही है। और वर्कशीट्स क्या होती हैं, इनको डीपीपीज भी हम कह सकते हैं। अगर आप किसी बैच में एनरोल्ड हो तो वहाँ पे डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको मिलते हैं, या फिर वर्कशीट्स काफ़ी आती भी हैं, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी हैं, तो आप वर्कशीट्स खरीद भी सकते हो, या फिर पीडीएफ्स आप फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये दोनों आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, चलिए अब देखो डेली का शेड्यूल बनाना ही है। डेली के शेड्यूल में हमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कैसे हमें बनाना है, ये मैं अपना बता रही हूँ। मैं क्या करती थी ना, डेली बेसिस पे एक या फिर दो सब्जेक्ट ही लेती थी। मतलब अगर मान लो आज मंडे है, ठीक है, तो आज मैंने डिसाइड करा कि मुझे क्या क्या चीज़ें करनी है, तो मैंने सोचा कि सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स करूंगी मैं। क्योंकि देखो हमारे पास ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास 6 सब्जेक्ट्स होंगे, किसी के पास 5 होंगे, है ना। तो सारे सब्जेक्ट्स एक दिन में करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, कोई बच्चा मैनेज कर पा रहा है तो वेल एंड गुड, मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना कि माइंड मेरा बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहा है कि ये भी करना है वो भी करना है। नहीं, मैं एक टाइम पे एक ही चीज़ लूंगी और उसी पे फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करूंगी, ये मेरा मानना था। तो मैं एक या मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट लेती थी। वैसे जनरली मैं एक ही ट्राई करती थी कि पूरे दिन मैंने मैथ्स ही करा, अगर मैं बोर हो गई तब मैंने फिजिक्स लिया। ठीक है, या फिर अगर मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई तो मैंने इंग्लिश ले लिया, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि हमारी कोई हमारी स्टोरी चल रही है, स्टोरी रीडिंग में कर रही हूँ, तो फन भी है थोड़ा सा, है ना। तो इस तरीके से मैं चीज़ें करती थी, सारे सब्जेक्ट्स एक साथ में नहीं लेती थी। तो अगेन आप ये चीज़ कर सकते हो, आपकी प्रायोरिटी ऑब्वियसली ये 3 सब्जेक्ट्स रहने चाहिए, बट इनको भी हमें निगलेक्ट नहीं करना है। आप हफ्ते में 2 दिन इन सब्जेक्ट्स को भी दे सकते हो। ठीक है, बट प्रायोरिटी आपकी अगेन यही 3 रहनी चाहिए। उसके बाद जो भी देखो फॉर्मूलाज हैं, चाहे मैथ्स में हैं, चाहे फिजिक्स में हैं, इवन केमिस्ट्री में भी आते हैं। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर फॉर्मूलाज हैं, मोलारिटी, मोलालिटी, इन सब के। तो इन सबको हमें बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि फॉर्मूलाज ही हम जनरली भूल जाते हैं। क्वेश्चन का प्रोसीजर याद रहता है, फॉर्मूला क्या था या क्या था ऐसे बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। तो फॉर्मूलाज को डेली बेसिस पे क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, फिर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ही फोकस नहीं करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट ही आपका क्लियर नहीं होगा ना, तो क्लास 12th में आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। सो यू हैव टू फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो ना तो वो अच्छे से आपका क्लियर हो। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो बाद में बहुत डिफिकल्टी होती है। तो कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर रखो। भले ही एक टॉपिक में आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा है, अगर उस टॉपिक पे 1 घंटा भी देना पड़ रहा है, अगर वो बहुत डिफिकल्ट है, सो दैट इज़ फाइन, दो वो 1 घंटा, बट उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो अपना। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इज द की। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। ये नहीं कि बस हमने थ्योरी देख ली तो हमारा हो गया, देखो 11th का पूरा सिलेबस मेरा हो गया है क्योंकि मैंने सबकी थ्योरी पढ़ ली है, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। कहां से कर सकते हो, तो रेफरेंस बुक्स होती हैं हमारे पास, एनसीईआरटी में काफी सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बैंक आप खरीद सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो यार बिल्कुल इतने सारे हैं ना, बिल्कुल बहुत सारे हैं, तो प्रैक्टिस डेफिनेटली करना। ठीक है, सो विद दिस आई एंड आर टुडेज वीडियो। जितनी भी मेन चीज़ें थी मैंने सारी एक्सप्लेन कर दी हैं। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं अच्छे से फॉलो करना, अगर आपने पीसीएम या पीसीबी ले रखी है क्लास 11th में। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार बाय, और अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल जर्नी।